हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शुभ पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। और आपको पीछे की स्लाइड देख के लगी गई होगी कि लेक्चर पॉलिटी के बारे में है। और मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि नेक्स्ट लेक्चर किसका होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया, मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रियम्बल पढ़ाया था, इसके अलावा पढ़ाए थे मैंने शेड्यूल और पार्ट्स, जहां से मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो बिल्कुल हार नहीं माननी है, आपको जीके जीएस से घबराना नहीं है, क्योंकि सीयूटी के रिगार्डिंग कितना आता है कितना नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं ये मैं आपको बताऊंगा। आपको प्रॉपर गाइडेंस जीके जीएस में मिलेगी, क्योंकि जीके जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है देखने में, लेकिन हमें एक स्ट्रेटजी के साथ ये पता होना चाहिए कि जो इतना कुछ लिखा है इसमें से पढ़ना कितना है। मुझसे पूछा क्या जा सकता है, मैं 12th पास स्टूडेंट हूं, मैं कोई एसएससी की ग्रेजुएशन करके तैयारी करने वाला बच्चा नहीं हूं। तो उस प्रोस्पेक्टिव से कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके साथ चीजें इजी रहेंगी। जो बच्चे नए आए उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे सीयूटी पर्पज से, स्पेशली सीयूटी के लिए, एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। और मैं शिवम पांडे, आप जब भी आपको मिलूंगा मैं आपको जीके और जीएस के पार्ट्स को कवर करता हुआ मिलूंगा, जिसमें आपको पढ़ाई जाएगी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपके जो पॉलिटी के पार्ट है और इकोनॉमिक्स के पार्ट है। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के 2-3 वीडियोस अपलोडेड, आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरी इकोनॉमिक्स की 3 वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट की बजट पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई की पॉलिसी क्या होती है और बैंकिंग सेक्टर हमारे यहाँ कैसे चलते हैं, वो 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी में आपको रिवर्स और माउंटेन्स मिल जाएंगे, चुपकी और इंडिया की लोकेशन, 3 वीडियोस उसमें मिल जाएंगे आपको, जो आपकी ज्योग्राफी का एक अच्छा पार्ट कवर करेंगे। और चीजों को बहुत ही डिटेल्ड वे में और शॉर्टकट वे में बताया गया कि आपसे क्या पूछा जा सकता है, सीयूईटी के लेवल का बताया गया, उसको एक्सरेट नहीं किया गया, जिससे आप बोर ना हो और आपको घबराहट ना हो, क्योंकि घबराने से कोई काम नहीं होता। इफ यू वांट योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी यू हैव टू वर्क हार्ड। तो अब आते हैं हम, और अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। आज बात करेंगे पॉलिटी में, आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिए गए हैं, जाके देख लीजिएगा वहां पे। उसके अलावा पार्ट्स कितने हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, प्रियम्बल क्या है, क्वेश्चन क्या आते हैं वहां से। आज हम पढ़ेंगे इसमें पार्लियामेंट के बारे में और इसमें प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका अगला लेक्चर होगा पॉलिटी का, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा पावर ऑफ प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में, थोड़े बहुत चीजें बताएंगे वहां पे। और उसके बाद एक लेक्चर होगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का। तो इस तरह से 7 to 8 लेक्चर में पॉलिटी के आपके मेन पार्ट कवर हो जाएंगे, जिससे आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले पॉलिटी के लेक्चर में बताया कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ जो काम होगा वो पार्लियामेंट के थ्रू होगा, और इसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका हेड बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इस पे रूल करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एक क्या होता है, प्रेसिडेंशियल, क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और ये कहाँ फॉलो किया जाता है, यूएसए में फॉलो किया जाता है, लेकिन हमें पढ़ना है इंडिया के बारे में। ठीक है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या है। अब देखिए हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो दिल्ली में है, याद रखिएगा दिल्ली में है। मैं आपको कुछ कॉमन चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इस पे आते हैं। देखिए हमारे यहाँ 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, मोटे मोटे मेन इलेक्शन 2 तरह के होते हैं। पहला एक होता है लोकसभा इलेक्शन, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोकसभा ही कहेंगे। और एक होता है विधानसभा, राज्यसभा मत बोल दीजिएगा, विधानसभा इलेक्शन। दोनों में फर्क क्या है, लोकसभा इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जब इलेक्शन होते हैं, इसमें जो चूज किया जाता है उसमें हमें मिलते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, पीएम। ठीक है, और जब विधानसभा इलेक्शन होता है ये हर एक स्टेट में होता है, ये स्टेट इलेक्शन होते हैं। और स्टेट इलेक्शन में चूज कौन किया जाता है, कौन बनेगा हमारा सीएम, चीफ मिनिस्टर। भाई जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हैं, राइट। ऐसे से हर एक स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पूरी कंट्री का एक ही होता है, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राइट। तो इस तरह से आपको पता चला कि स्टेट इलेक्शन विधानसभा के होते हैं। तो जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट बेसिकली किसको कंसीडर करेगा, लोकसभा को कंसीडर करेगा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए रूल रेगुलेशन बनाती है, जो कंट्री पे इंपैक्ट डालते हैं। लेकिन जब विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा की अपनी होती है
विधानसभा इलेक्शन की अपनी विधानसभा होती है, विधानसभा इलेक्शन की हर एक स्टेट की विधानसभा होती है, छोटी पार्लियामेंट होती है, लेकिन वहां पे जब बैठते हैं तो वो स्टेट के रिगार्डिंग लोग बनाते हैं विधानसभा। जैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ में है, ठीक है, ऐसे ही भोपाल में है किसकी, मध्य प्रदेश की है। इस तरह से जो स्टेट की पार्लियामेंट होगी वो विधानसभा कही जाती है, और जो कंट्री की पार्लियामेंट है उसमें फिर हम दो पार्ट पढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आया, यहां पे जो जीतता है, यहां पे जो जीतता है उसे आप एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यहां पे जो जीत के आते हैं उन्हें कहते हैं एमएलए, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्क है एमपी और एमएलए। एमपी की पावर बड़ी क्योंकि एमपी का एरिया ज्यादा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर के पार्ट में चला गया। और जब आप बात करेंगे एमएलए की तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो वो एमएलए में चीफ मिनिस्टर के लिए चला गया। ठीक है, तो मूवीज नहीं आती है पावर ऑफ एमएलए, साउथ इंडिया में है पावर ऑफ एमपीज, ऐसे कुछ मूवीज भी बनी है। ठीक है, तो अभी आपको ये बेसिक अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लें, नहीं नोट डाउन करना, अंडरस्टूड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये क्लास 7 और 8 में इस तरह का फ्लो चार्ट आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा सिविक्स के, तो वही है, बस आपको रिवाइज करना है हल्के मोड पे। तो आई थिंक यहां पे समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और एमपी और एमएलए और पार्लियामेंट में और लोकसभा और विधानसभा में फर्क पता चल गया तो फिर समझिए कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया पहले कि लोकसभा राज्यसभा की बात बाद में, पहले आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आते हैं लोकसभा। तो देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो हमारे दिल्ली में है इसमें 2 हाउसेस होते हैं, 2 हाउसेस। ठीक है, दिल्ली में इसमें 2 हाउसेस हैं। पहली एक होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। हिंदी और इंग्लिश में देखिए यहाँ पे लिखा गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, और ये हाउस ऑफ पीपल भी है। इसे क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल। हालांकि राज्यसभा और लोकसभा जनरली यूज किया जाता है, एग्जाम में भी सेम टर्म लिखा जाता है, तो लोकसभा राज्यसभा। अब हाउस ऑफ पीपल का मतलब हो गया दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, इनका डायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि पब्लिक ने इनको वोट दिया है। इनको वोट किसने दिया, पब्लिक ने। ये क्या है भाई, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या हो गया, देखिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि राज्यसभा का इलेक्शन वगैरह कैसे होता है, तो बस मैं बता रहा हूँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसका मतलब हो गया कि इनके लिए आपने कोई वोट नहीं दिया है, आपकी कोई राय यहाँ पे नहीं ली गई है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा पावरफुल बॉडी है, पावरफुल बॉडी है क्योंकि लोकसभा मेक्स लॉ, इट मेक्स लॉ, लॉ यही बनाती है, मैक्सिमम लॉ यही बनते हैं। अच्छा हाँ, पास किया जाता है दोनों की रजामंदी से, वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी परेशान मत होइए उसके लिए। ठीक है, लोकसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स 545 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब पूरी कंट्री में 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज्यादा हमारे पास नहीं हो सकते। राज्यसभा में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 250। अब इसी को आप बाइफरगेट कीजिए, 238 + 12। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कहां से क्या अडॉप्ट किया गया है, उसी में से हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था कि 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट, ये लिखा है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और तो 238 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, और 12 होते हैं अपॉइंटेड, और यहां से 250 मेंबर्स राज्यसभा के बन जाते हैं। राज्यसभा का काम क्या है, क्रॉस चेक करना है, क्रॉस सेक्शन इंस्पेक्शन करना है, कोई चीज गलत ना हो तो एक अपोजिशन रेडी करना है उसके लिए। बाकी सब इसका गेम मैं समझाता हूं। अच्छा देखिए, नॉट मोर देन 530 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड 2 नॉमिनेटेड। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। हाँ, तो देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें से क्या है, 530 क्या है, आते हैं अलग अलग स्टेट से। 530 कहां से आते हैं, स्टेट से। 13 कहां से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से। मतलब 530 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट इलेक्शन से नहीं आ सकते, और 13 से ज्यादा नहीं आ सकते कहां से, यूनियन टेरिटरी से। तो 13 कहां पे है, यूनियन टेरिटरी से। और 2 है एंग्लो इंडियन। तो अब इस 540 को 5 की जगह 543 कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो 2 एंग्लो इंडियन है इसको कट कर दीजिए। 2 एंग्लो इंडियन जो है इनको अब 2019 के अमेंडमेंट में 2019 के अमेंडमेंट में कैंसिल कर दिया गया। 2019 में 2 एंग्लो इंडियन की सीट्स को कैंसिल कर दिया गया। सवाल आपके मन में आ रहा होगा सर एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, मैं समझा देता हूं एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। जब इंडिया आजाद हुई और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाने लगा
तो उसमें लगभग में SC ST को सीटें दी गई और सारा बाइफरगेट किया गया कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। आपको पता है कि यूरोपियंस आए इंडिया में और कई सारी यूरोपियंस की फैमिली यहीं रह गई, वो वापस रिटर्न नहीं गई अपनी जगहों पे, कंट्री पे। तो वो कैसे हो गए? अब क्योंकि वो बाहर से आए और इंडिया में रह गए, तो उनको बोला गया एंग्लो इंडियन। उनको बोला जाए, जैसे आप इंडिया के हैं और अमेरिका में जाके रहने लगे तो आपको बोला जाएगा इंडियन अमेरिकन, इंडियन ब्रिटिश। आपका जो मूल है, बेस है, वो पहले लिखा जाता है। तो इसी तरह से इसे एंग्लो इंडियन कहा गया। तो ये हुआ, इनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को जिता सके। तो इनके लिए कहा गया कि 2% प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा, 2 नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, 2 एंग्लो इंडियन को ऐसा अपॉइंट कर दिया जाता था कि ये, तो इनका इलेक्शन नहीं होता था, कोई मतलब नहीं होता था। तो मोदी गवर्नमेंट ने पाया अब कि भाई इनकी जनसंख्या बहुत कम रह गई है और इनके लिए 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देना बहुत बड़ी बात होती है, तो इनको हटा दो। तो 2019 में ये हट गए। तो अब 543 सीट्स है, जिसमें से 530 आते हैं यहां से, ओके, और 13 आते हैं यूनियन टेरिटरी से। तो आपको समझ में आ गई कैलकुलेशन। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे ज्यादा पूछा जाता है टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या होता है? टेन्योर का मतलब होता है कि कितने साल। तो लोकसभा का मेंबर का मैक्सिमम टाइम होता है 5 ईयर। कितना होता है? 5 ईयर। और इनका कितना होता है? 6 ईयर। तो ये 6 ईयर चलते हैं और ये 5 ईयर। यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो टेन्योर कितना है भाई? इनका टेन्योर है 6 ईयर, ये 6 साल के लिए आते हैं, ये 5 ईयर के लाते हैं। ये मैक्सिमम है, इसके बाद इलेक्शन होगा। मिनिमम क्या है ये डिसाइडेड नहीं है। देखिए क्यों डिसाइडेड नहीं है। मान लीजिए यार बीजेपी की सरकार है, हमारे यहां बोला जाता है कि 272 प्लस जिसकी गवर्नमेंट आई, सीट्स आई, वो मेजोरिटी में है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि बीजेपी की कुछ मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया भाई, अब उनकी मेजोरिटी 270 से कम रह गई, तो सरकार गिर जाएगी, सरकार कोलैप्स हो जाएगी। ओके, तो इसके फिर उनको नया गवर्नमेंट, नई फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर अभी पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है, 2014 से 19 चली, 19 से 24 चलने वाली है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं, बीजेपी ने 300 प्लस सीटें जीती हैं। अब 300 प्लस सीटें जीतने का मतलब होता है ब्रूटल मेजोरिटी में, बहुत ज्यादा मेजोरिटी में। तो ये गवर्नमेंट तो फॉल डाउन होने से रही। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, और क्या क्वेश्चन? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, आपको उस पर ध्यान देना है। टेन्योर पूछा जाएगा, कितने कितने साल का, कौन डायरेक्टली इलेक्टेड है, कौन इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन लेस पावरफुल है, कितने मेंबर्स 250, कितने नॉमिनेटेड 12, 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आएंगे, टोटल मेंबर 543, 232 स्टेट से, 13 यूनियन टेरिटरी से, 5 ईयर मैक्सिमम ये जा सकते हैं, मिनिमम का कोई डिसाइड नहीं, गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई तो बात खत्म। ओके, और क्या पूछे जाएंगे? 2 एंग्लो इंडियन 2019 में समाप्त किए गए। कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए? 272 प्लस अगर किसी भी पार्टी के पास है तो उसे मेजोरिटी की गवर्नमेंट मानी जाती है। अच्छा, अब कुछ और सवाल बनते हैं। अब उन सवालों के लिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं और समझते हैं कि इन सारी चीजों को यहां से और कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पार्ट में है तो मुझे समझाना जरूरी है इसको। चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा। लोकसभा और राज्यसभा की बात समझें आप कि ये पहले वर्क कैसे करती हैं। जैसे कि कोई भी बिल आता है, कोई भी बिल आता है जो बाद में आपका लॉ बनता है, वो सबसे पहले कहाँ आता है? किस हाउस में? तो देखिए जो बिल या लॉ होते हैं वो दोनों में से, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी हाउस में उसको लाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रादर देन मनी बिल, जो मनी बिल है, मनी बिल सबसे पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। और सभी बिल चाहे राज्यसभा में आए लोकसभा में आए, इनको 1/3 मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से पास होना होता है। 2/3 की मेजोरिटी मिल गई भाई, 60% प्लस मिल गया तो वो क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। मनी बिल क्यों हाउस ऑफ पीपल में लाया जाता है लोकसभा में? क्योंकि मनी बिल सरकार के डेली खर्चे हैं। अगर भाई राज्यसभा में लाया गया और मान लीजिए कि जो रूलिंग पार्टी है, अगर कोई रूलिंग पार्टी है वो हो सकता है लोकसभा में मेजोरिटी में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो राज्यसभा में मेजोरिटी में होगी। क्योंकि जो राज्यसभा में अगर आपको मेजोरिटी में होना है तो आपकी स्टेट्स में गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट में गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे अगर इंडिया में जिसकी गवर्नमेंट यूपी और बिहार में, जैसे यूपी और बिहार में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, राजस्थान में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो यहां से मेंबर आते हैं राज्यसभा में और फिक्स सीट होता है, सबसे ज्यादा यूपी से जाते हैं राज्यसभा में। अगर किसी के पास यूपी और बिहार आ गया तो समझ लो कि उसकी राज्यसभा में मेजोरिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि कोई भी बिल जो होता है वो राज्यसभा में भी जाता है और राज्यसभा में उसको होल्ड करने की पावर होती है, रादर देन मनी बिल। मनी बिल डेली खर्चे हैं।
भाई खुन्नस में आके तुमने मनी बिल पास नहीं किया तो सरकार अपना डेली खर्चा कहां से चलाएगी, गवर्नमेंट की सैलरी कहां से देगी एम्प्लॉय की। इसलिए मनी बिल लोकसभा के पास आता है और लोकसभा ही लगभग में समझिए उसको पास कर देती है। ये जाता राज्यसभा के पास है, लेकिन राज्यसभा इसको होल्ड नहीं कर सकती एक हफ्ते से ज्यादा। एक हफ्ते ज्यादा होल्ड किया तो ऑटोमेटिक पास माना जाता है। तो मनी बिल में सबसे ज्यादा पावर लोकसभा के पास होती है। इसके अलावा होते हैं एक फाइनेंस बिल और एक अमेंडमेंट बिल। बिल्स के बारे में बात करें तो एक मनी बिल हो गया, एक आता है फाइनेंस बिल, इसको राज्यसभा रोक सकती है, और एक आता अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल का मतलब जब भी संविधान में कोई भी, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी सुधार हो रहा हो, कुछ भी इंप्रूव करना हो, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ बिल्स है, ये बस आप नाम याद रख लीजिएगा। तो कोई भी इंप्रूवमेंट करानी हो तो वो अमेंडमेंट बिल के थ्रू होता है। ओके, यहां पे आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा कि लोकसभा राज्यसभा में ये बिल्स क्या है। याद रखिएगा, मनी बिल को रोका नहीं जा सकता है, अमेंडमेंट बिल, फाइनेंस बिल कैन बी होल्ड। तो इसके लिए अगर राज्यसभा में किसी भी रूलिंग पार्टी को मेजॉरिटी चाहिए तो उसकी स्टेट में गवर्नमेंट हो, जैसे यूपी बिहार में अगर किसी की गवर्नमेंट हो गई तो उसका यहां पे राज्यसभा में क्या होगा, मेजॉरिटी आ जाएगा। फिर वो कोई भी बिल, जैसे बीजेपी अभी भी कोई भी बिल पास करनी होती है ना, तो ना कांग्रेस किसी भी विपक्ष को नहीं देखती, क्योंकि ब्रुटल मेजॉरिटी में, ब्रुटल मेजॉरिटी मतलब हैवी मेजॉरिटी है, कोई भी बिल ना पास हो जाए कोई चूचा नहीं कर सकता, कोई भी चूचा नहीं कर सकता, राइट। लेकिन जब 2014 में बीजेपी आई थी तो उसकी स्टेट्स में गवर्नमेंट नहीं थी, स्पेशली यूपी में गवर्नमेंट नहीं थी, तो जीएसटी पास कराने के लिए उसको 2-3 साल का वेट करना पड़ा, क्योंकि राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, बिल पास ही नहीं होता था। जब 2017 में यूपी इलेक्शन होते हैं, उसके बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आती है, फिर वो राज्यसभा में पावरफुल होते हैं और फिर फटाफट बिल पास होते चले जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप सोचते क्या कि आर्टिकल 370 वाला कश्मीर विद्य वाला बिल भी ये पास नहीं होने देते, क्योंकि भाई राजनीति है, राजनीति में सब अपने फायदे देखते हैं, तो वो राजनीतिक पार्टियां उन बिल्स को पास होने में बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं। अच्छा ठीक है, अब इससे रिलेटेड सर लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड कुछ और रह गया है। तो सर ये तो पता चल गया कि मेंबर्स कितने होते हैं, क्या होता है। अब समझिए, मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के बारे में बात किया, तो राज्यसभा का हेड कौन होगा, ये याद रखिए। राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या होंगे, ये राज्यसभा के हेड होते हैं, राज्यसभा के स्पीकर भी होते हैं, मतलब राज्यसभा के हेड माने जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के हेड लोकसभा स्पीकर होंगे, लोकसभा स्पीकर होंगे, वो अभी प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला जी थे, अभी चेंज हुए हैं तो नहीं पता, बट ये क्या है कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा को गवर्न करते हैं। ठीक है, व्हाट इफ अगर किसी मैटर पे दोनों एग्री नहीं करते, अगर किसी मैटर पे नॉट एग्री, दोनों एग्री नहीं करते, तो उस टाइम पे ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। अच्छा, इस ज्वाइंट सेशन से पहले आप समझिए, देखिए एक होता है मिनिमम अवेलेबिलिटी, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स। इसका मतलब क्या है भाई, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए। देखिए, अगर कोई बिल पास करना है, कोई बिल पास करना है तो मिनिमम 110 होने ही चाहिए, 110 पॉपुलेशन में। जैसे 250 है, 250 का भाई 110 करोगे तो मिनिमम 25 मेंबर्स होने चाहिए राज्यसभा में, इससे कम होगा तो कोई बिल पास नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे कितने हैं, 545, तो 545 है, तो मान लीजिए मिनिमम 50 आएगा कि 50 या 55 मेंबर्स, 50 या 55 मेंबर्स अगर मिनिमम है, इसे कोरम कहा जाता है। कोरम वर्ड यूज किया जाता है। कोरम का मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट होने चाहिए, अगर इतने हैं तो ही वो कोई भी बिल पास करने के लिए अलाउ करेंगे, अदरवाइज कोई बिल पास नहीं होगा। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस, यहाँ 25 यहाँ 55 याद रखिएगा, इतने जब होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में तो ही कोई बिल पास किया जाता है। कभी कभी जब कोई बिल पास नहीं होता है, काफी दिन से लटका होता है, तो प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सेशन बुलाता है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, जो कि 6 मंथ के बाद भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, इस ज्वाइंट सेशन में सारे मेंबर्स इकट्ठा होंगे, मिनिमम कोरम कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर कोई बिल पास किया जाता है। मान लो कोई बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्टीज मिल नहीं पा रही हैं, तो इसके लिए क्या बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट में। कौन बुलाता है ज्वाइंट सेशन, प्रेसिडेंट बुलाता है ज्वाइंट सेशन। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझा दिए कि ज्वाइंट सेशन क्या है, कितने तरह के बिल होते हैं, प्लस राज्यसभा के मेंबर्स कहाँ से आते हैं, स्टेट से आते हैं। लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं पब्लिक के थ्रू, किसके इलेक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। कितने साल के लिए, 5 सालों के लिए, ज्यादा पावरफुल होते हैं। जी हाँ,
राज्यसभा लोकसभा का जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसे प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह होता है लोकसभा में अपोजिशन पार्टी को। राज्यसभा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें अपोजिशन थोड़ा हावी रहे, कोशिश यही की जाती है। यहाँ पे 250 मेंबर्स में से 12 नॉमिनेटेड, 238 इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्टेड, 530 स्टेट से, 13 यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, अब आते हैं अगली स्लाइड पे, और अब अगली स्लाइड जो है उसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आप पढ़ने वाले हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो प्राइम मिनिस्टर की पावर होगी, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। चलिए, अच्छा थोड़ा सा यहां जान लीजिए। ये देखिए हमारे यहाँ की जो चलती है ये कॉन्स्टिट्यूशन है। 3 बॉडी आप सभी को पता है, ये तो आपने बचपन में भी देखे होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। भाई लेजिस्लेटिव में कौन आते हैं, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। याद रखिएगा, कोई भी रूल जो बनता है वो बिना प्रेसिडेंट के साइन के माना नहीं जाता। और रूल्स रेगुलेशन कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कौन से 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा एग्जीक्यूटिव। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं। मैंने आपको द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी पढ़ा दिया। इसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, फंडामेंटल राइट पढ़ाए हैं, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिए, पार्ट्स पढ़ा दिए, शेड्यूल्स पढ़ा दिए। तो वो सारी चीजें याद रखिएगा। इसमें बस अमेंडमेंट बाकी है आपका। तो अभी आपने ये फिनिश किया, हालांकि इसमें प्रेसिडेंट बाकी है, इसमें भी आपका प्रेसिडेंट का हिस्सा बाकी है कि प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी बहुत पावर्स पढ़ी है आपने, ज्वाइंट सेशन बुलाने की थोड़ी बहुत बाकी है। ठीक है, अब आप पढ़ने चल रहे हैं एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन यहां सबसे पहले पूछा जाता है, याद रखिएगा, कई बार मिस्टेक करती हैं। देखिए, जब ये वही जो प्राइम मिनिस्टर और उसके जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो जब पार्लियामेंट में आते हैं तो किसका पार्ट बन जाते हैं, लेजिस्लेटिव का। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसका पार्ट है। अगर वो पार्लियामेंट में और रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, उस टाइम बहस कर रहे हैं, तो किसके हिस्से हैं, लेजिस्लेटिव के हिस्से हैं। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल को एग्जीक्यूटिव का हिस्सा माना जाता है। तो मोस्टली क्योंकि कार्यों को एग्जीक्यूट करना, डेली रनिंग का काम कौन देखता है, कर्मचारी तो देखते हैं, लेकिन ये लोग भी तो देखते हैं, मिनिस्ट्री इनके पास है। तो ये एग्जीक्यूटिव के हिस्से माने जाते हैं। ये जो कर्मचारी एडमिनिस्ट्रेशन वो तो है ही, लेकिन ये भी एग्जीक्यूटिव के हिस्से हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जुडिशियल में तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आराम से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी तो भी पूरा सिस्टम ही अलग है। तो अभी मैंने आपको लेजिस्लेटिव पढ़ाया, अब मैं चला एग्जीक्यूटिव पढ़ाने। जुडिशियरी किसी और लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। इनको तो भाई वेल नोन चेहरे हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। अब जब भाई जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एलिजिबल कितने में होते हैं भाई। तो देखिए, किसी भी पर्सन को 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 25 ईयर ओल्ड, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई बस इतना है। बाकी कोई क्राइम और करप्शन के चार्जेस ना हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है, इससे ज्यादा कोई आपको, जैसे मैं 25 साल से ऊपर का हूं तो हाँ, इलेक्शन में आप खड़े हो सकते हो, बन गए एमपी तो चलो सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो कहा गया है कि इंडिया में एक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा और उसको पब्लिक वोट के थ्रू किया जाएगा, पब्लिक वोट के थ्रू किया जाएगा। और किसके इलेक्शन के थ्रू, लोकसभा के इलेक्शन के थ्रू। जब भी लोकसभा इलेक्शन होगा तो उसमें कौन जो उभर के आएगा वो कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। इनको कंट्री का मेन फेस माना जाता है, सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी माना जाता है। तो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इजी थिंग, इट्स अ वेरी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी होगा लोग सीधे गाली देते हैं, ठीक है, आसान नहीं है। चलिए, तो आर्टिकल 75, सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मेंशन किया गया, तो ये एक आर्टिकल याद रख लीजिए। ये आर्टिकल 75 कहता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत ज्यादा आर्टिकल नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, यहां पे लिखा है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब बात यहां घूम गई सर कि सर अपॉइंटेड का क्या मतलब है, वो तो इलेक्शन लड़के गया है, अपॉइंटेड कैसे हुआ। तो समझिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है ये एक अपॉइंटेड पोस्ट है। ये क्या है, अपॉइंटेड पोस्ट। अच्छा, अपॉइंटेड पोस्ट क्यों है सर, उसका रीजन क्या है, समझिए इसका रीजन। जैसे इलेक्शन लोकसभा का होता है, प्रधानमंत्री का नहीं, लोकसभा का इलेक्शन होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो चेंजेबल है। लोकसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन में मान लीजिए बीजेपी जीती, बीजेपी ही जीती है, मानना क्या है, बीजेपी जीती।
अब इसके मेंबर्स जाते हैं, इसके सारे मेंबर्स जो जीते हुए मेंबर्स हैं उनको कौन इनवाइट करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे और कहेंगे कि एक काम करो भाई, तुम्हारी पार्टी मेजॉरिटी में आई है, तो अब बताओ कि हु विल बी योर लीडर। ये जितने भी मेंबर्स हैं इनसे पूछा जाता है कि हु विल बी योर लीडर, आप अपने में से किसको अपना लीडर मानते हैं? तो भाई बीजेपी के सारे मेंबर ने कहा मिस्टर मोदी जी। क्या बोला? मिस्टर मोदी जी। तो भाई प्रेसिडेंट ने कहा मिस्टर मोदी जी बधाई हो, आज से आप क्या हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो अब ये प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट ने इन मेंबर्स के सजेशन पे अपॉइंट किया मिस्टर मोदी जी को। प्रेसिडेंट ने इन मेंबर्स के सजेशन पे क्या किया? अपॉइंट किया मिस्टर मोदी जी को। तो आर्टिकल 75 यही कहता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर भी क्या है? होते हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं, ये भी एक एमपी हैं। जैसे मोदी जी बनारस से, वाराणसी से एमपी हैं। ओके, ठीक है, तो ये वाराणसी से एमपी हैं, इसका मतलब बनारस एरिया के ये हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, लेकिन अपॉइंट, इनको लीडर मान लिया तो ये अपॉइंट हो गए। सर मान लीजिए कि कल को बीजेपी लोगों के मेंबर मूड चेंज हो जाए तो क्या प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर सकते? जी हाँ, कह देंगे भाई अब हमें चाहिए अमित शाह, कहते हैं अब हमें चाहिए अमित शाह। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे योगी जी, नहीं, अभी योगी जी को आप डायरेक्ट नहीं कह सकते। योगी जी ने विधानसभा इलेक्शन जीते थे, पहले वो गोरखपुर से सांसद थे तो प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन अभी वो क्या है? विधानसभा इलेक्शन जीते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर हैं, बन सकते हैं, लेकिन फिर उनको लोकसभा की मेंबरशिप लेनी होगी, वो मैं समझाऊंगा बाद में। ठीक है, तो अमित शाह, तो सीधी बात प्रेसिडेंट कहेंगे अच्छा ठीक है मिस्टर मोदी जी आपसे पार्टी फिनिश खुश नहीं है, अमित शाह जी आज से प्राइम मिनिस्टर है। तो 4 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर बदल गए तो बदला जा सकता है, सरकार नहीं बदलेगी, क्योंकि सरकार जीत के आई है मेजॉरिटी में। किसी भी एक मेंबर को उठा के उसी पार्टी के से बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर इस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं। ये आइडिया लग गया कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड क्यों है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपका लोकसभा का मेंबर होना तुरंत जरूरी नहीं है। आपको, जैसे मुझे उठा के प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन फिर मुझे अगले 6 मंथ में मुझे मेंबर बनना पड़ेगा। अगले 6 मंथ में मुझे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरी पोस्ट हट जाएगी। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर में भी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा चलिए, तो ये है भाई कि ये किसके थ्रू अपॉइंट किए गए? ये अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट के थ्रू। उस टाइम रामनाथ कोविंद सिंह जी थे, आज तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो भाई कंफ्यूज मत होइएगा, ये पुरानी पीपीटी है। मिस द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनके थ्रू होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का इसमें कुछ चलता नहीं है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना ही करना है, प्रेसिडेंट को तो अपॉइंट करना ही करना है, क्योंकि चलती तो इन्हीं की है। ठीक है, वो जो पार्टी बोलेगी उसको अपॉइंट कर देंगे, इस पर ये क्वेश्चन मार्क लगाने की पावर इनके पास नहीं है। चलिए, पावर्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। भाई पावर्स की तो बात ही मत करो, सबसे ज्यादा पावर यही एंजॉय करते हो, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं की होती है। तो क्या पावर्स एंजॉय करते हैं ये समझते हैं। पावर्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये पूरी एग्जीक्यूटिव है। तो देखिए पीएम होता है और इनके पास एक होती है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। क्या होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या आप इसे कह सकते हैं कैबिनेट। क्या कह सकते हैं? कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में ये अपने कैबिनेट के हेड माने जाते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया, अगर प्राइम मिनिस्टर पुट इज रिजाइन, इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, the whole cabinet will automatically resign, automatically resigned। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो पूरी कैबिनेट को ऑटोमेटिकली रिजाइंड मान लिया जाता है, क्योंकि ये कैबिनेट का हेड है, कैबिनेट का लीडर है, तो वो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन मानी जाती है। और लोकसभा वहीं भंग, लोकसभा डिसॉल्व विद द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, लोकसभा डिसॉल्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकसभा डिसॉल्व? जब मैं बचपन में था तो समझता था कि बिल्डिंग गिर गई, पार्लियामेंट गिरा दी गई। अरे नहीं, बिल्डिंग नहीं गिराई जाती, मतलब उस पर्सन की सरकार फिनिश, अब कोई नया लीडर आएगा, अब पार्टी फिर से डिस्कस करेगी, अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करेगी, और फिर कोई नया लीडर चूज करके जाएगा जिसको प्रेसिडेंट बोलेंगे अच्छा भाई आज से ये प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री के, तो फिर उसका टेन्योर शुरू होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर वो जहां से स्टार्ट किया वहीं से 5 साल, नहीं, पर्सन अपॉइंट किए जाते। तो पार्टी तो 5 साल ही चलनी है, उसमें 4 प्रेसिडेंट चेंज करे, चाहे प्राइम मिनिस्टर चेंज करे, वो उनका प्रॉब्लम है। तो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देता है उसी दिन क्या होता है? लोकसभा क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। लोकसभा इज नो मोर। अब एक नई लोकसभा बनेगी, एक नई सरकार, मतलब
एक नया पर्सन आएगा एज द लीडर और फिर वो उसका टेन्योर स्टार्ट होगा, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करेगा। अपॉइंटमेंट पावर, आपको पता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सबको, अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। बट सजेशन कौन देते हैं? सजेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर। सीधी बात, सजेशन क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया इसको अपॉइंट करो तो प्रेसिडेंट को यस कर देना है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर बहुत सारी है, मिलिट्री पावर बहुत सारी है, हालांकि ये सारी पावर प्रेसिडेंट के नाम पे है, लेकिन कंट्रोल कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को से कह के वो काम करवाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के थ्रू वो काम करवाते हैं। तो देख लीजिए एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप समझिए। देखिए कैबिनेट जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये हार्डली 16 to 17 मिनिस्टर की होती है किसी भी पार्टी में, और इन्हें कहा जाता है टॉप लीडर्स। ये क्या होते हैं? ये टॉप लीडर्स होते हैं, ये अपने आप में टॉप लीडर्स होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि भाई अभी प्रेजेंट टाइम में आप कहोगे कि फॉरेन मिनिस्टर जो होंगे सर, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री, इसके अलावा डिफेंस की बात करेंगे तो जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे, इसके अलावा लॉ मिनिस्टर होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, हेल्थ मिनिस्टर होंगे, राइट, टेक्सटाइल वाले होंगे, इंडस्ट्री वाले होंगे, कम्युनिकेशन वाले होंगे, माइंस वाले होंगे। ऐसे कुल मिला के मेजॉरिटी में जो पुराने लीडर्स हैं, ओल्ड एज लीडर्स हैं, नए लोगों को जल्दी नहीं, ऐसे कुछ 16-17 मिनिस्टर को मिला के क्या बनाई जाती है? कैबिनेट। आप कहते नहीं है कि अरे जैसे कंट्री में कुछ होता है तो बोलते हैं आज प्रधानमंत्री जी के आवास पे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। कैबिनेट मीटिंग बुलाने का मतलब है बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं, तो पार्टी के मेजर डिसीजन इसी कैबिनेट के थ्रू लिए जाते हैं। इसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट, भाई जो फॉरेन है वो फॉरेन मिनिस्ट्री देखेगा, जो अलग है, तो इन सबको मिला के, और ये सब के नेता कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। इसीलिए जब ये रिजाइन रखते हैं तो ऑटोमेटिक सबका रिजिग्नेशन मान लिया जाता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट पावर्स में देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं, इन सब में कुछ नाम लिखे, ये सबको मुझे बताना ही था, तो इसको देख लीजिए क्या है, समझिएगा। अपॉइंटमेंट पावर, कैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट होती है कैग की। इसे कहते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट के अकाउंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स देखती है, गवर्नमेंट का अकाउंट्स और उसका लेखा जोखा कौन देखता है? ये कौन देखते हैं? कैग देखते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कैग का काम है। इसके अलावा और क्या लिखा है भाई? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया लिखा होगा, राइट। इसके अलावा आपको लिखे होंगे कुछ और जैसे चीजें वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी, तो उन सब के बारे में भी हमें यहाँ पे देखना है, ओके। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। कैग के बारे में मेंशन है। कैग के अलावा और क्या होते हैं भाई? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। ये इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इनका काम क्या है? ये गवर्नमेंट के केस लड़ते हैं, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस होते हैं, तो गवर्नमेंट केसेस को कौन डील करता है? वो करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये किस है? आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है कि इंडिया का एक, आर्टिकल 76 से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से आता है कि इंडिया का एक अटॉर्नी जनरल ऑफ होगा, जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा कैग के बारे में बात की जाए तो ये होते हैं आर्टिकल 148, याद रखिएगा, इनका आर्टिकल 148 में बोला गया है कि इंडिया में एक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होंगे, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंशन करेंगे, गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है भाई? इसके अलावा होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जाती है, ओके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भाई इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाते हैं, और आरबीआई गवर्नर कौन है इस टाइम? शशिकांत दास जी हैं, शशिकांत दास जी प्रेजेंट टाइम में कौन है? आरबीआई गवर्नर है। तो आरबीआई के गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात की जाए, इलेक्शन कमीशन की बात की जाए कि इलेक्शन कमीशन के हेड जो होंगे, जो इलेक्शन करवाएंगे, वो कौन होंगे और कैसे कैसे वो काम होगा इलेक्शन का, ये सारी चीजें यहाँ पे किसके थ्रू होते हैं? ये भी होते हैं। तो राजीव कुमार जी, अगर आप बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो ये राजीव कुमार जी जो हैं इस टाइम पे,
राजीव कुमार जी इस टाइम इसके हेड हैं। ऐसे ही हालांकि ये चेंज होते रहते हैं, जब तक आपकी एग्जाम आएगी हो सकता है कि कैग के पर्सन चेंज हो जाए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चेंज हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे अभी नाम नहीं बता रहा हूँ। ये उस टाइम पे हमें एज ए करंट याद रखना होगा, लेकिन आप फिर भी जा सकते हैं। जैसे अभी मुझे जहाँ तक याद है, अटॉर्नी जनरल जी जब लास्ट टाइम आपका एग्जाम हुआ था वो थे आर वेंकट रमानी, आर वेंकट रमानी। ये सब आईएएस आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं, ये बाद में सेक्रेटरी बनते हैं, मतलब पुराने सीनियर आईएएस आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो जाके फिर जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, हैवी पोस्ट संभालते हैं। तो जैसे तो इलेक्शन आरबीआई के गवर्नर हो गए, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, ये इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो उन पे जो अपॉइंटमेंट का काम होगा वो प्रधानमंत्री के सजेशन पे उनके पसंदीदा ऑफिसर्स को अपॉइंट वहां पे किया जाता है, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर में ये चीजें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो इससे ज़्यादा इनमें और चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इतने में आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और पार्लियामेंट के बारे में भी आपने देख ही लिया है, लोकसभा वगैरह के बारे में देख ही लिया है, ओके। और मैंने आपको कोरम भी बता दिया, ज्वाइंट सिटिंग भी बता दी। सेशन के बारे में एक चीज़ बतानी थी मुझे, पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ये लेजिस्लेटिव पावर में और रिजाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिलिट्री पावर के बारे में बता दिया। हाँ भाई, फॉरेन पॉलिसी में प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। इफ आई टॉक अबाउट इन द फॉरेन पॉलिसी, सो ही हैज अ लॉट ऑफ रोल्स। आप देखते नहीं है, सबसे मीटिंग चल रही हैं, तो भाई ये हमने क्या बताया कि ये कंट्री के फेस होते हैं, इसका मतलब इनको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो फॉरेन पॉलिसी के ये हेड माने जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कई सारी चीज़ों के देखिए, ये सारी मीटिंग्स में ये जाते रहते हैं, ये सारे डिस्कशन चल रहे हैं, तो बस यही है इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्रेसिडेंट से भाई, जो प्रेसिडेंट से रिपोर्ट लेते हैं, को रिपोर्ट देते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, फॉरेन पॉलिसी अपडेट देते रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉलिसीज का अनाउंसमेंट, इसमें आपको नोटबंदी याद होगी, वो किसने अनाउंस किया था, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया था। तो जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होंगी वो प्राइम मिनिस्टर जी के थ्रू की जाएंगी, क्योंकि पब्लिक इन्हीं को फेस मानती है उसका, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, वो आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड है, आपको जानना चाहिए, तो समझ लेते इस पेज पे, ठीक है। पार्लियामेंट के सेशंस, ये आपका बाकी रह गया था। पार्लियामेंट के सेशन के बारे में जान लीजिए कि कितने सेशन होते हैं, कितनी कितनी बार पार्लियामेंट की बैठक होती है। तो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर। बजट सेशन में बजट आता है, आपको पता है कि 1 फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। उसके बाद मॉनसून आएगा, भाई क्या आएगा, मॉनसून ही आएगा ना। और मॉनसून के बाद क्या आता है, विंटर। उसके बाद क्या आएगा, विंटर सेशन। तो बजट सेशन में बजट डिस्कस किया जाएगा, ओके। मॉनसून सेशन में मॉनसून डिस्कस नहीं करते हैं, मतलब इसमें जुलाई से सितंबर तक ये चलती है, जुलाई टू सितंबर। ये चलेगी आपकी फरवरी से, बीच बीच में गैप होते हैं, तो ये चलती है फरवरी से मई तक। मई के बाद जून नहीं होता, फिर जुलाई में बैठक होती है एक। और फिर ये जो होता है विंटर है, तो ये दिसंबर में बेसिकली क्या होगा, आपका फिनिश हो जाएगा। तो ये केवल 2 महीने का होता है, नवंबर टू दिसंबर, ओके। तो याद रखिएगा ये 3 सेशन होते हैं, बजट डिस्कस किया जाता है, फिर अदर रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, और यहाँ पे विंटर सेशन होते हैं। तो 3 सेशन पूरे साल में पार्लियामेंट के होते हैं, ओके। जो कि इसमें, और ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेशंस भी बुलाए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है कि कितने सेशन होते हैं और कब किसको बुलाया जा सकता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो देखिए इसी के साथ क्या होता है, आपका पार्लियामेंट का पार्ट, अब आपने क्या क्या पढ़ लिया मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। इसी स्लाइड से आप समझ लीजिए कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। तो अब आपका यहां से आप देख लीजिए, आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, लेजिस्लेटिव पढ़ लिया। लेजिस्लेटिव में केवल प्रेसिडेंट जी की बात बाकी है, बाकी आपने ये सारी चीजें पढ़ ली आज। तो आपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया।
तो जब मैं जुडिशरी स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, हालांकि मैंने सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के बारे में बता दिया है, लेकिन मुझे थोड़े बहुत इसके बारे में बताने। तो जब जुडिशियल पढ़ाऊंगा उसी में मैं सबसे पहले किसके बारे में पढ़ाऊंगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगा। ज़्यादा नहीं, इनके बारे में छोटी मोटी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद आप जुडिशियल सिस्टम पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वहां से आपका क्या होगा, ये आपका एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फिनिश हो जाएगा पॉलिटी में, ठीक है। उसके बाद आपको अमेंडमेंट पढ़ा दिए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दिए जाएंगे जो आपको याद रखना है। आपका पॉलिटी के लेक्चर में मुझे लगता है कि 2-3 लेक्चर और है, उसके बाद आपकी पॉलिटी फिनिश होगी। 2 लेक्चर, तो 2 लेक्चर हो चुके, 4 लेक्चर हो चुके हैं पॉलिटी के, 2 लेक्चर और 2 से 3 लेक्चर, तो 6 to 7 लेक्चर की आपकी पूरी पॉलिटी है सीयूटी के हिसाब से। एसएससी में बहुत है, लेकिन मुझे लगता है सीयूटी में इनफ है, और जैसा कि ये सीयूटी के लिए स्पेशली है तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और सीयूटी प्रिपरेशंस के लिए यहाँ आते रहिए, मैं आपको मिलता रहूंगा। तो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।